वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 43 को कवर करेंगे, जिसका टाइटल है इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। और ये जिस लाइसेंस की बात हो रही है वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का या जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका है। इसमें बेसिकली हम 4 आइटम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि अगर लाइसेंस की रेवोकेशन हो जाती है तो फिर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो फॉलो करनी होंगी। उसके बाद वाइंडिंग अप, एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट और रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड जो गाइडेंस लॉ के अंदर गिवन है उसको देखेंगे। फिर क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है तो इसके प्रोसीजर को एक फ्लो चार्ट की मदद से अंडरस्टैंड करेंगे और एंड में एक एग्जांपल के थ्रू उसकी डेट्स और पूरे प्रोसीजर को डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स ऑन रेवोकेशन को डिस्कस करें तो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जो रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस पर फॉलो करनी है एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ने। तो जब लाइसेंस रिवोक हो जाए बाय कमीशन, इसमें जो सेक्शन 42 में हमने पढ़ा था कि कमीशन जो है राइटिंग में नोटिस देता है और उसके बाद जो है कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है और उसके बावजूद भी अगर कमीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो वो लाइसेंस को कैंसिल कर देते हैं, रिवोक कर देते हैं। तो रेवोकेशन पर सबसे पहले तो ये होगा कि कंपनी जो है अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देगी सिवाय रिकवरी ऑफ मनी के, ओ टू इट, यानी जो इसके रिसीवेबल्स हैं उनकी रिकवरी करेगी और बाकी अपनी जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो बंद कर देगी। फर्दर ये कि ये कंपनी मजीद कोई डोनेशन ना रिसीव करेगी ना सॉलिसिट करेगी। सॉलिसिट का मतलब है कि मांगेगी भी नहीं लोगों से, जैसे एडवर्टाइज करके कहा जाता है कि हमारी कंपनी के लिए डोनेशन दें, तो ना ये डोनेशन को सॉलिसिट करेंगे ना ही कोई डोनेशन रिसीव करेंगे किसी भी सोर्स से। फिर तीसरी रिक्वायरमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑल द एसेट्स ऑफ कंपनी आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल डेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी जो लाइबिलिटीज हैं वो पे कर दी जाएंगी, जो डेट्स हैं लोन वगैरह हैं वो पे कर दिए जाएंगे। उसके बाद जितने भी एसेट्स बचेंगे वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एक और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को, एनदर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, प्रेफरेबली हैविंग सिमिलर और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू दोज ऑफ द कंपनी। यानी जैसी वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल जो जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है वो एक स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट थी, तो वो किसी और ऐसी एसोसिएशन को अपने सारे ऐसे ट्रांसफर कर देंगे जो कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हो और वो स्पोर्ट्स को ही या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को डील कर रही हो। इसमें जो टाइम लिमिट है वो है 90 days फ्रॉम द रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस और सच एक्सटेंडेड पीरियड एज मे बी अलाउड बाय द कमीशन। तो एससीसीपी जो है वो 90 डेज से ज्यादा का टाइम भी अलाउ कर सकता है, वरना 90 डेज का जो मिनिमम टाइम है वो तो लॉ के मुताबिक अलाउड है। अब इसमें ये जो सी पॉइंट है इसकी एक एक्सेप्शन है कि सारे के सारे एसेट ट्रांसफर जो है करने में थोड़े से पैसे आप अपने पास रख सकते हैं, रीजनेबल अमाउंट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, क्योंकि कंपनी ने वाइंड अप होना होगा तो उस पर कुछ अखराजात होते हैं, और मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग द नेम ऑफ द कंपनी ऑफ द रजिस्टर। तो रजिस्ट्रार को फीस पे करनी होती है जिसके बाद वो कंपनी का नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इतने पैसे एक कंपनी जो है वो अपने पास रिटेन कर सकती है। बाकी सारे पैसे जो हैं जो डेट्स को पे करने के बाद बचेंगे वो किसी और नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी को उन्होंने विद इन 90 डेज और एक्सटेंडेड पीरियड में ट्रांसफर कर देना। जब ये सारा काम एक एंटिटी कर लेगी तो फिर उन्हें एक रिपोर्ट देनी है रजिस्ट्रार को। तो आफ्टर कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड अबव, यानी ये जो हमने ए बी सी 3 रिक्वायरमेंट्स देखी इनको, तो इसमें क्या होगा कि बोर्ड ऑफ द कंपनी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, शेल फाइल विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सच कंप्लायंस, यानी जिस दिन कंप्लायंस होगी उसके बाद 15 डेज का टाइम है जिसमें एक रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी रजिस्ट्रार को कंटेनिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये रेगुलेशंस के अंदर डिफाइन किए हुए हैं कि वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन रेगुलेशंस के मुताबिक ये सारी जो डिटेल्स हैं वो रजिस्ट्रार को सबमिट करवाई जाएंगी। तो ये सारा स्टेप करने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है कंपनी की वाइंडिंग अप, एडमिनिस्ट्रेटर या रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, वाइंडिंग अप जो है उसकी तो एक रिक्वायरमेंट ये है कि बोर्ड शैल इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वॉलंटरीली। कंपनी को जो बंद करना होता है उस प्रोसेस को वाइंडिंग अप कहते हैं या लिक्विडेशन कहते हैं। उसमें जो मेंबर्स की मर्जी से हो रही होती है, कंपनी के अपने तरीके से हो रही होती है, उसे वॉलंटरीली कहते हैं, और जहां पर कोर्ट ऑर्डर कर दे उसे कंपलसरी कहते हैं। तो यहाँ पे वॉलंटरीली वाइंडिंग अप जो है वो उसको प्रोसीड किया जाएगा। हाँ, अगर कंपनी के कोई एसेट और लाइबिलिटीज नहीं है तो फिर ऐसा होगा कि बोर्ड एक एप्लीकेशन दे देगा रजिस्ट्रार को कि कंपनी का नाम रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए, और ऐसी सिचुएशन में वाइंडिंग अप का प्रोसीजर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जब कंपनी के ना एसेट्स हैं ना लाइबिलिटीज हैं
तो एसेट्स को बेचकर वाइंडिंग अप में बेसिकली होता क्या है कि एसेट्स को सेल किया जाता है, उससे जो पैसे आते हैं उनसे लाइबिलिटीज़ को पे किया जाता है, और रिमेनिंग पैसे जो हैं वो अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के अलावा होती है तो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या होता है, जैसे भी हमने पढ़ा कि किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो अगर उसके एसेट और लाइबिलिटीज नहीं है तो वाइंडिंग अप के प्रोसीजर छोड़ के डायरेक्ट जो नेम है उसका स्ट्राइक ऑफ होगा। इसमें जो टाइम लिमिट लॉ देता है वो 30 डेज की है कि जब रजिस्ट्रार रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा, जो हमने भी प्रीवियसली पढ़ी थी कि कंपनी ने कंप्लायंस कर ली है, तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर ये वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो जो है इनिशिएट करनी होंगी। इन केस ऑफ डिफॉल्ट क्या होगा, लेट्स से कि अगर हम कहते हैं कि जी कंपनी ने जो तीन हमारे स्टेप थे उनको फॉलो नहीं किया या वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग 30 डेज के अंदर शुरू नहीं की, तो फिर एससीसीपी जो है कमीशन जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है टू मैनेज अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी वो एक ऑफिशियल अपॉइंट कर देंगे, वो कंपनी का कंट्रोल संभाल लेगा और फिर वो जो ऑफिशियल अपॉइंट होगा वो वाइंडिंग अप की सारी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेगा। इसमें यानी पॉइंट ये आया कि अगर कंपनी के ऑफिशियल्स, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो नेसेसरी स्टेप्स नहीं लेते तो फिर कमीशन अपनी तरफ से एक ऐसा ऑफिशियल अपॉइंट कर देगा जो कि ये सारे स्टेप पूरे करेगा। इसमें फिर एक रिस्ट्रिक्शन भी है मेंबर्स और ऑफिसर्स पे। रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो ट्रांसफरी कंपनी में कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। अब ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है, जिसको एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ था उसने अपने एसेट ट्रांसफर किए थे, जिसको वो एसेट मिले थे, वो ट्रांसफरी कंपनी है। तो उसके अंदर कोई ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे, यानी उसमें वो डायरेक्टर नहीं बन सकते, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते, एम्प्लॉय नहीं बन सकते। ये अप्लाई किस पर होता है, जो ट्रांसफरर कंपनी है, यानी जिस कंपनी ने अपने एसेट ट्रांसफर किए हैं उसके मेंबर्स पर, उसके ऑफिसर्स पर, डायरेक्टर्स, सीएफओ, चीफ एग्जीक्यूटिव और उनके फैमिली मेंबर्स पर। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये 5 साल के लिए है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच एसेट। जिस दिन एसेट ट्रांसफर किए गए थे उस दिन से 5 साल का टाइम पीरियड है जिसको देखा जाएगा। अब इस सेक्शन की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक फ्लो चार्ट से अंडरस्टैंडिंग करते हैं। लेट्स से कि कंपनी की रेवोकेशन हो गई लाइसेंस की बाय एससीसीपी, तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी पहले, और इसमें हो सकता है कि अगर एससीसीपी को वो सेटिस्फाई कर देते हैं तो रेवोकेशन रिवर्स हो जाए। रेवोकेशन रिवर्स हो गई फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, लेकिन लेट्स से कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बावजूद एससीसीपी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो उनका लाइसेंस रिवोक कर देता है और रेवोकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है। तो फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ये ANFP हमने लिखा है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए। इस कंपनी के लिए पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि ये तमाम एक्टिविटी स्टॉप कर देंगे सिवाय रिकवरी ऑफ रिसीवेबल्स। इसके अलावा ये कोई डोनेशन वगैरह सॉलिसिट नहीं करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे। फिर ये अपने तमाम एसेट्स जो हैं और वो जो ट्रांसफर कर देंगे आफ्टर लाइबिलिटीज टू अनदर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एक्सेप्ट जो इनके वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस होंगे, यानी रीजनेबल एक्सपेंसेस वाइंडिंग अप के रख सकते हैं। ये टाइम पीरियड इसका 90 डेज है जो कि एक्सटेंड हो सकता है। इसके बाद जब ये सारी कंप्लायंस हो जाएगी तो ये 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे, फिर रजिस्ट्रार उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। जब रजिस्ट्रार उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करें। तो ये तो वो सारा सिनेरियो है अगर एक जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है वो उसके मुताबिक काम करती रहे जैसे लॉ में उनके लिए रिक्वायरमेंट है। लेकिन लेट्स से कि वो काम नहीं करते प्रॉपर, फॉर एग्जांपल जो कंडीशंस थी वो मीट नहीं की, यानी उन्होंने रजिस्ट्रार को रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई कंप्लायंस की, या फिर हम कहते हैं कि जी उन्होंने एसेट ही ट्रांसफर नहीं किए थे, तो डिफॉल्ट करने की सूरत में बेसिकली एससीसीपी एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देगा, एक अपनी मर्जी का ऑफिशियल अपॉइंट कर देगा और फिर वो वाइंडिंग अप को इनिशिएट करेगा। यानी दोनों सूरतों में, चाहे कंपनी खुद करे चाहे कंपनी ना करे, दोनों सूरतों में उस कंपनी की जिसका लाइसेंस रिवोक होगा उसकी वाइंडिंग अप जो है वो प्रोसीड होगी। और जब ये सारा काम होगा तो इसके साथ ही उस कंपनी के मेंबर्स और डायरेक्टर्स और उनके फैमिली मेंबर्स, डायरेक्टर्स में आप बाकी ऑफिसर्स भी ले सकते हैं, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होगी कि वो 5 ईयर्स तक जो ट्रांसफरी कंपनी है उसके अंदर वो कोई ऑफिस होल्डिंग कर सकते, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह नहीं बन सकते। अब इस सेक्शन के ऊपर एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जिसमें हम डेट्स और टाइम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस एग्जाम्पल का बैकग्राउंड ये है कि मैनेजमेंट ऑफ शरीर जनरल हॉस्पिटल, एक कंपनी जो अंडर सेक्शन 42 बनी थी यानी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, रिसीव्ड शो कास्ट नोटिस फ्रॉम द कमीशन ऑफ इट्स इंटेंशन टू रिवोक द लाइसेंस। कमीशन की तरफ से नोटिस मिला कि कमीशन उनका लाइसेंस रिवोक करना चाहता है बिकॉज द कमीशन इज सेटिस्फाइड
दैट द अफेयर्स ऑफ SGH आर कंडक्टेड इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि वन ऑफ द क्राइटेरिया है जिसमें लाइसेंस ऑफ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट रिवोक हो सकता है। इसके बाद अब रेवोकेशन के लिए क्या होगा? SGH मैनेजमेंट वाज अनएबल टू डिफेंड, यानी उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई, लेकिन वो उसके अंदर SCCP को जो है वो कन्विंस नहीं कर सके, तो वो अपनी पोजीशन को डिफेंड नहीं कर सके, और फाइनली कमीशन ने उनका लाइसेंस रिवोक कर दिया 13 जनवरी 2020 को, और कहा कि वो अपने तमाम जो एसेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करेंगे बाय 11 अप्रैल 2020। अब बेसिकली ये जो टाइम पीरियड कैलकुलेट किया गया, ये 90 डेज़ का टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया है कि 90 डेज़ के अंदर उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करना है किसी और कंपनी। अब जो एसेट्स ट्रांसफ़र होने होंगे, अगर उसमें हम देखें कि वो मैक्सिमम डेट को फॉलो करें, तो लेट्स से कि यहाँ पर 11 अप्रैल तक करने थे, लेकिन हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं कि उन्होंने लेट्स अज्यूम कि 3 अप्रैल को ट्रांसफ़र कर दिए, तो SGH मैनेजमेंट ट्रांसफर्ड ऑल द एसेट टू गुड आई हॉस्पिटल, यानी एक और NGO को कर दिए जिसका नाम GEH था। इनका नाम था SGH और उसका नाम था GEH। तो 3 अप्रैल को ट्रांसफर हो गया। अब ये ट्रांसफर की डेट इंपॉर्टेंट है, आगे जो चीज़ें कैलकुलेट होनी है वो इसकी बेस पर होनी है। जब आप ऐसे ट्रांसफर कर देंगे तो फिर रिक्वायरमेंट है कि रजिस्ट्रार को रिपोर्ट जमा करवानी है विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर का मतलब है कि आप 3 अप्रैल का डेट भी काउंट करेंगे, पहला दिन 3 अप्रैल होगा, फिर 4 अप्रैल, फिर 5 अप्रैल, इस तरह से 15 दिन पूरे हो जाते हैं 17 अप्रैल तक। तो अब हम ये अज्यूम करते हैं कि रजिस्ट्रार ने उसको सेम डे पर एक्सेप्ट कर लिया 17 अप्रैल पे। तो अब वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग कब शुरू होंगी? वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग शुरू होती हैं रजिस्ट्रार के रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस। तो विद इन 30 डेज जो बनेंगे, तो ऑफ का जब टर्म यूज होती है तो हमने 17 अप्रैल को काउंट नहीं करना, फिर हमारा फर्स्ट डे जो है वो 18 अप्रैल होगा, फिर 19 अप्रैल एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे 30 डेज कंप्लीट होंगे 17 मई को। तो इस दिन वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। फिर एक एडिशनल पॉइंट आता है रिस्ट्रिक्शन का। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि कंपनी एक्ट के मुताबिक जो मेंबर्स और ऑफिसर्स हैं जो SGH के हैं, जिस कंपनी को बेसिकली जिसका लाइसेंस रिवोक किया गया है, वो एलिजिबल नहीं होंगे कि वो GEH में कोई भी ऑफिस होल्ड कर सकें, यानी GEH के वो डायरेक्टर नहीं बन सकते, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते, उसके अंदर कोई ऐसे ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। अब ये जो 5 ईयर्स का पीरियड है ये डेट ऑफ ट्रांसफर से काउंट होगा, यानी 3 अप्रैल 2020 से ये जाएगा और फिर ये 2 अप्रैल 2025 तक जाएगा। तो इस तरह से जो हमने पहले एक डायग्राम के थ्रू पूरा प्रोसेस डिस्कस किया था, वो इस एग्जांपल में भी हमने आपके साथ शेयर किया है कि उसमें डेट्स किस तरीके से कैलकुलेट होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।